मेरा नाम अभय कुमार जैन है जी। और मैं यहीं का बाशिंदा हूँ। अच्छा। ये सारनाथ मेरा ननिहाल है। जी। तो जन्म भी यहीं हुआ है, पढ़ाई भी यहीं हुई है। महाबोधि इंटर कॉलेज से मैंने 12वीं किया था अच्छा। और उसके बाद बीएचयू से बीए किया और एमए किया और ज्योग्राफी से फिर ज्योग्राफी में ही पीएचडी किया। अच्छा। तो डॉक्टर लग गया नाम के आगे। जी जी। और वो डॉक्टर पीएचडी करने का भी एक प्रोत्साहन जो था मेरी माँ ने ही दिया था, क्योंकि फेलोशिप मिल गई यूजीसी की। हाँ। तो उसके कारण वो पीएचडी हो गई। अच्छा। लेकिन पीएचडी के बाद मुझे जॉब नहीं मिला। अच्छा। मैंने जो इंस्टीट्यूट में एकेडमिक लाइन में जॉब नहीं है, मुझे जॉब मिला, तुरंत ही जॉब मिला। अच्छा। वो मिला पेपर इंडस्ट्री में। अच्छा। वो फैज़ाबाद में एक दफ्ती मिल थी और उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर भरत झुनझुनवाला। अच्छा। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने काम दिया। तो उनके यहाँ मैंने फैक्ट्री में 4 साल काम किया अच्छा। और बहुत अच्छे से सीखा, टाइम मैनेजमेंट सीखा, जी। कैसे फैक्ट्री चलाई जाती है ये सब सीखा। और एकेडमिक लाइन का ज्ञान और इंडस्ट्री लाइन का ज्ञान जी हर जी। एक स्टूडेंट को होना चाहिए, जी क्योंकि जी। समय का क्या महत्व है वो आप एजुकेशन लाइन में नहीं जान पाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री लाइन में तो बहुत महत्व है। उसके बाद 2 साल दूसरी फैक्ट्री में किया, लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुआ कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मैं अकेला लड़का था, 3 बहनें थीं। जी जी। तो लेकिन पुत्र का ही कर्तव्य होता है कि माँ की सेवा, माँ बाप की सेवा करना। जी। तो जॉब छोड़ दिया, उसमें मैं खलीलाबाद में था। छोड़ कर के पत्नी और 2 बेटियों को लेकर के यहाँ आ गया। अच्छा। और माँ को डिफिशिएंसी थी प्लेटलेट की और इलाज नहीं था, जी। तो इसलिए आना पड़ा। लेकिन 90 में, सन 1990 में मैं यहाँ आ गया। और यहाँ थोड़ी सी एक दुर्घटना हो गई, मेरी पहली पत्नी गुज़र गई। अच्छा। 2 बेटियाँ थी, फिर 91 में दोबारा शादी हुई, वो आई, अच्छा। उन्होंने बच्चों को पाला। लेकिन सवाल यहाँ था कि यहाँ कैसे सर्वाइव किया जाएगा। जी जी। तो पिताजी मेरे सर्वोदयी थे, गांधीवादी थे और सर्व सेवा संघ में वो थे, व्यवस्थापक थे। जी। काफ़ी किताबें उन्होंने छापी, एडिट भी करते थे, हिंदी के साहित्यकार थे, विद्वान थे। तो अब वो चूँकि रिटायर थे, तो उनके लिए मैंने जैन मंदिर में किताबों की दुकान खुलवा दी थी। अच्छा। तो वो किताबों की दुकान में मैंने थोड़ा हैंडीक्राफ्ट वगैरह रखा, कुछ चलाया, लेकिन उससे तो नहीं हो सकता था। लेकिन 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की अच्छा। और वो योजना थी पेइंग गेस्ट योजना, जी जी। जिसमें अगर किसी भी मकान मालिक के पास 4-5 कमरे हों तो वो टूरिस्टों को ठहरा सकता है। तो उसका लाइसेंस पर्यटन विभाग ने दिया अच्छा। और पर्यटन विभाग का मुझे शुक्रिया अदा करूँगा कि आकर के उन्होंने दिया अच्छा। और मुझे पहला लाइसेंस दिया। जी। तो जनवरी 96 से हम्म। ये हमने 3 कमरे से शुरुआत की थी। अच्छा। धीरे धीरे बढ़ता गया, 5 कमरे हो गए और अच्छा। 5 कमरों के बाद यात्रियों का कैसे होगा, कोई विज्ञापन तो था नहीं, लेकिन जी जो जी। भी आता था जी। उसका हम कुछ बातों का ख्याल रखते थे। जैसे कि जो भी हमारे यहाँ आएगा उसको हम परिवार का सदस्य मानते थे, जी। वो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा के अनुसार। जी जी। और सबसे पहले ये होता था कि उसकी क्या समस्याएं उसको दूर करो। जी जी। अब जैसे कोई रिश्तेदार घर में आता है तो चाय पानी पूछा जाता है, तो उसको भी पूछते थे। फिर उनकी क्या समस्याएं वो पूछते थे। हमने पैसे को बाद में रखा, अच्छा। पहले उनके चीज़ों को समझा कि कैसे होगा। और हमने अपने कमरों का बजट ऐसे रखा कि वो बियर कर सकें, अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर तो भाई एक टारगेट लेके चलते हैं ना, इतना खर्च करना है, जी जी। तो उस हिसाब से रखा। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ वो चला और लोग धीरे धीरे जुटने लगे, आने लगे। एक समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा लोग आने लगे, कमरे ही नहीं होते थे। और फिर हम लोग भोजन भी देते थे और भोजन की सुविधा से, और प्योर शाकाहारी खाना, अच्छा। जैन खाना, जैसे जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं होता जी है, जी। तो उससे भी काफ़ी लोग प्रभावित होकर आने लगे। तो इस तरह से हमारा गेस्ट हाउस का काम अच्छा। अच्छे से चलने लगा था। जो जनवरी में 1996 में एक जर्मन महिला आई थी,
वो मेरी माँ की ही उम्र की थी, माँ तो गुज़र गई थी। जी। तो उनको हम लोग मदर ही कहते थे और हमारे बच्चे जो थे ग्रैंड मदर कहते थे। हुँ। तो वो आई थी, बुद्धिस्ट थी, 2 दिन के लिए आई थी, लेकिन रह गईं 1.5 महीना। अच्छा। और फिर हर साल आती थीं, 1 महीना रहती थीं, हिंदी सीखती थीं, खाना बनाना सीखती थीं। अच्छा। फिर 2002 में उन्होंने हमें जर्मनी बुलाया। अच्छा। वीज़ा भी दिलवा दिया, हुँ। और लेकिन पैसे नहीं थे, हवाई जहाज़ के टिकट थे। कुछ मित्रों ने मदद भी किया, हुँ। और मित्रों ने तो कहा, अरे भाई विदेश से बुलावा आया है, किसको मिलता है, हुँ। जाओ जाओ, स्टेशन पर छोड़ने भी आए। अच्छा। हाँ, कुछ लोग तो दिल्ली भी आए एयरपोर्ट छोड़ने, मेरा भतीजा आया। हुँ। तो इस तरह से हम पहली बार लुफ्थांसा के फ़्लाइट से दिल्ली से हुँ। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के एयरपोर्ट पर उतरे, अच्छा। और वो आ चुकी थी, उन्होंने मुझसे लिया। आप ये समझिए कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाइए तो क्या-क्या अनुभव होगा, वो जाने पर ही पता चलता हुँ। है। तो वो अनुभव बड़ा ही अ, एक अलग ही किस्म का था। फिर उनके घर गए तो वो अकेली रहती थी, लेकिन एक छोटा-सा कमरा उनका गेस्ट हाउस था, उसमें हुँ। मुझे रखा। अच्छा। तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब हम एयरपोर्ट से निकले तो ट्रेन लगी हुई थी, स्टेशन बना हुआ था। हुँ। वो वहाँ देखा कि ट्रेन 9:25 पर आई थी, 9:26 पर छूट जाएगी। तो हम ऐसे देख रहे थे, हुँ। तो वो हँसने लगी। अच्छा। तो हमने कहा, क्यों हँस रही हैं? क्या है, हम जानते हैं इंडिया में ट्रेनों का समय क्या होता है। अच्छा। हाँ, और सही 9:25 पर आई और 9:26 पर छूट गई। हुँ। तो वो हमारे लिए समय का महत्व जी। बहुत इम्पोर्टेंट था, जो हमारे देश में नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब क्रिटिसाइज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन समय जो है वो है। जी। तो वो रहा। दूसरा प्रसंग ये हुआ कि अ, जिस इलाके में वो रहते थे, जी। वो बहुत ही विनयार्ड था। माने वहाँ अंगूर की खेती होती थी, पहाड़ियाँ होती थीं, और बहुत ही अच्छा था। मेरे साथ क्या हुआ कि अब वो उनके कमरे में पलंग था, उसी पर मैं सोया, लेकिन वो गद्दा इतना मोटा था हुँ। और इतना नरम था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा। तो मैं फर्श पर कंबल बिछा था तो वहीं सो गया, हुँ। क्योंकि हम लोग की आदत है कड़े बिस्तर पर सोने की, और उन लोग की आदत है सॉफ्ट। सॉफ्ट पर सोने की। तो मुझे एहसास हुआ कि हमको भी गेस्ट हाउस में इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जी। तो किया भी हम लोगों ने। तो 2 महीना हम रहे और काफ़ी कुछ हमने देखा। हुँ। तो वहाँ मैंने कहा कि हम आपके पब्लिक स्कूल को देखना चाहते हैं, अच्छा। क्योंकि मेरा एजुकेशनल प्रोजेक्ट उसमें तो था नहीं, कुछ हुँ। आइडिया भी नहीं थी। हुँ। तो बोले चलो दिखाते हैं स्कूल। तो गवर्नमेंट का जो स्कूल है, वो इतना सुंदर था कि कल्पना यहाँ कोई माने 5 स्टार ही होटल जैसा था, वो बहुत सुंदर था। अच्छा। तो 1 घंटे का अपॉइंटमेंट मिला था। हुँ। तो वहाँ उन्होंने भारत का नक्शा लगा दिया था, और कक्षा 4 के विद्यार्थी थे। हुँ। और इंट्रोडक्शन हुआ, तो फिर मैंने भारत के बारे में, उनको भारत के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। ठीक ओके। वैसे ही जैसे हमारे गांव के किसी विद्यार्थी को कुछ ज्ञान नहीं होगा जर्मनी के बारे में, बिल्कुल। तो उनको कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, धीरे धीरे पूछा, फिर प्रश्न पूछने लगे। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर जी, आपके यहाँ स्कूल हैं? जी। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था। मैंने कहा, भाई तुम्हारे जैसा तो स्कूल नहीं है, हुँ। लेकिन हमारे यहाँ भी स्कूल हैं, हुँ। और बच्चे भी आते हैं, टीचर भी हैं, सब कुछ है। और एक चीज़ और है। बोली क्या? कि जब कोई टीचर क्लास में प्रवेश करता है तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं हुँ। उसके सम्मान में। और ये बात जब प्रिंसिपल ने ट्रांसलेट करके बताया हुँ। जर्मन भाषा में, तो हुँ। सारे बच्चे खड़े हो गए। अच्छा। वो एक अच्छी बात हुई। हुँ। और इस तरह से 1 घंटे की जगह 4 घंटा लग गया। अच्छा। हाँ, खूब बच्चे खुश थे, हुँ। बहुत सारे प्रश्न हुए। तो वहाँ से फिर हम लोग ऑर्गेनिक फार्म भी गए। माने 2 महीने में बहुत कुछ देखा, हुँ। और कई शहरों में गए, न्यूरनबर्ग गए, म्यूनिख गए, हर जगह गए। लेकिन आदमी एक गांव में गए हम लोग, जहाँ हमें सड़क पर कोई
आदमी नहीं दिखा, न बच्चे दिखे। तो हमने पूछा सिगलिन, उसका नाम था सिगलिन, ये कैसा गांव है? बोले ये डेड विलेज है। अच्छा। माने आदमी है ही नहीं, हैं तो काम पर चले जाते हैं, तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ की तरह गांव नहीं है। सुंदर तो बहुत है लेकिन बच्चे भी नहीं हैं, और पुरुष काम पर चले जाते हैं, महिलाएं भी काम पर चली जाती हैं। तो ये एक दूसरा ही अनुभव हुआ। और एक दूसरा प्रसंग और आया जो खाने से संबंधित है, जी। कि उन्होंने कहा चलो हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। तो ले गई, तो एक अच्छी डिश दिया। तो डिश क्या है, ये उबला हुआ आलू। अच्छा। हमने कहा यही अच्छी डिश है, ये तो हम लोग रोज़ खाते हैं। हम्म। तो वो एक मज़ेदार वाक़या हुआ। लेकिन पहले दिन ही उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम जर्मन का खाना नहीं खा सकते हो, तो ये किचन मेरा है, तुम बनाओ खाओ जो खाना है। अच्छा। तो मैं दाल चावल रोटी सब्जी बनाता था। हम्म। मैं, वो, उसकी बेटी और उसका पति, हम्म। सब चारों बैठ के खाते थे। तो उसकी जो बड़ी बेटी थी, उसका पति एक तिब्बती था, और उनकी एक बेटी थी, वो मेरे ख्याल से 7-8 साल की थी उस समय। और उसको रोटी पर टमाटर की स्लाइस लगा के नमक डाल के खाने में बहुत मज़ा आता था। क्या डॉक्टर जैन सो नाइस। अच्छा। तो एक अच्छा प्रसंग रहा। और तो उसने, जब हम आने लगे तो उसने कहा तुम एक काम कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। जी। तो बताइए। क्या है कि देखो, हर आदमी अपने लिए जीता है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम भी अपने लिए ही जियोगे, सब बच्चों को संभालना है, करना भी है। लेकिन मेरा एक काम करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने कहा बताइए। कि अपने अड़ोस पड़ोस के गांव के बच्चों को देखो, क्या वे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा करो कि वे पढ़ें। जी। तो वो जो प्रेरणा उन्होंने दी, मैंने कहा ठीक है, हम जाएंगे, पत्नी से बात करेंगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरा जो हेल्पर है प्यारेलाल, उसका गांव है घरोपुर। अच्छा। तो घरोपुर हम गए तो देखा छोटे छोटे बच्चे बहुत घूम रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। तो पता चला कुछ परेशानियां हैं। तो गांव की एक महिला थी, अनीता पटेल। जी। तो वो, मैंने कहा तुम इन बच्चों, कुछ पढ़ी लिखी है, कुछ बच्चों को बुला लो अपने घर, हम तुमको ब्लैक बोर्ड दे देते हैं, कुछ सामान दे देते हैं और चटाइयाँ दे देते हैं, और महीने का 2 घंटे पढ़ाना है। महीने का कुछ देंगे, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे लेकिन देंगे। वो राज़ी हो गई। ये 2003 की बात है। अच्छा। और उसके पास गांव के ही बच्चे थे, 47 बच्चे आए थे, और वो पढ़ाने लगी। और जनरल छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल 6 साल के बच्चे थे। तो वो एक चीज़ शुरू हुई। 2004 में वो दिल्ली आई थी, सिगलिन। तो मैंने कहा कि ये काम मैंने शुरू किया है। तो उसने कुछ पैसे दिए। तो मैंने कहा ये पैसे तो ज़्यादा है, इतना हमको लेने भी नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये लो और दूसरा सेंटर खोल दो। अच्छा। तो उस सेंटर का नाम हमने रखा अंकुर बाल मंदिर, और दूसरा बरुईपुर में खुला। इस तरह से कई, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। ऑस्ट्रेलिया से जुड़े, फ्रांस से जुड़े, जर्मनी से जुड़े, तो कारवां बढ़ता गया। और एक समय 7 विलेज सेंटर सारनाथ में चलते थे, और 7 जयरामपुर गांव में चलते थे, और एक तरिया में चलता था। तो कुल 15 विलेज सेंटर चलते थे, और उस गांव की ही महिला को पढ़ाने का जिम्मा मिला था, और कुछ ऑनरेरियम हम देते थे। और हर महीने कहीं ना किसी सेंटर पर मीटिंग होती थी। तो इस तरह से वो चला, और ये 2013 तक चला। मैंने 2003 के बाद से 10 साल वो कंटिन्यू चला। और अंकुर बाल मंदिर से जो बच्चे पास होते थे, उनका टेस्ट होता था, वो हमारे स्कूल में आ जाते थे। स्कूल भी हमने खोला था, सृजन प्राइमरी स्कूल। अच्छा। वो सब फ्री था, सब कुछ फ्री था। लेकिन 2011 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जी। उसके कारण सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि उसमें एक निश्चित क्लॉज था कि आपको अगर प्राइमरी स्कूल चलाना है तो स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता लेनी होगी। जी। और जब मान्यता हम लेने गए तो साहब, हम
जो तंत्र है उससे नाखुश हो गए। हाँ, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, वो ये देखते थे कि हमें कितना मिल जाएगा। तो वो एक चीज़ हमें रही और उन्होंने हमें मान्यता नहीं दी, जबकि सब कुछ ठीक था। मान्यता नहीं दी तो हमारे पास कोई चारा नहीं था बंद करने के सिवा, तो स्कूल बंद कर दिया हमने। क्योंकि अगर आप बिना मान्यता के स्कूल चलाते हैं तो 1 लाख रुपए पेनल्टी थी, जो हम राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा है, वो हम नहीं दे सकते थे, तो हमने बंद कर दिया। बाद में पता चला कि वो किस कारण से बंद हुआ है। यहाँ सारनाथ में 2 सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं जूनियर, और दोनों के बच्चे गायब हो गए थे, सब हमारे यहाँ आ गए थे। तो वहाँ के टीचरों ने कह दिया था कि अगर मान्यता दे देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो और अंकुर बाल मंदिर में कोई जो गवर्नमेंट का चलता था आंगनबाड़ी, वहाँ भी बच्चे नहीं थे, तो उनकी टीचरों ने भी कह दिया था। तो वो एक प्रेशर पड़ा जिसके कारण मान्यता नहीं मिली। जो भी रहा, फिर हम लोग उसमें कुछ जो डोनर्स थे अलग हो गए, मान्यता नहीं मिली तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर अलग हो गए। तो फिर ठीक है, जिसको जहाँ जाना है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, तो लोग चले गए। फिर हमने केवल स्पॉन्सरशिप ही रखी कि कोई अगर एक बच्चे का जैसे विदेश है तो $100 दे दे तो 1 साल की पढ़ाई हो जाती थी। तो उसमें हम फीस और स्टेशनरी और बुक्स का खर्चा निकाल लेते थे। और कुछ एक्स्ट्रा कभी कभी होता था, जैसे ऑडिट होना है, ये होना है, तो उसके अलग खर्चे होते थे। तो वो सब चल रहा था, लेकिन धीरे 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 स्पॉन्सरशिप पर ही आ गए। और वर्तमान समय में वही योजना चालू है। हम कक्षा 6 और 7 के बच्चों की लेते हैं, वो लिस्ट स्कूल से आ जाती है कि बच्चे गरीब हैं, तो उन बच्चों की लिस्ट के आधार पर हम पहले उनका फिज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं कि गरीब हैं कि नहीं है, और विशेषकर लड़कियों का ही, और फिर उनका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जनरल नॉलेज पर होता है। जो बच्चे 50% पा लेते हैं तो उनका हम लोग कोशिश करते हैं कि स्पॉन्सरशिप प्राप्त करें। तो हमारी बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, तो जिसमें 3 की शादी हो गई है और एक अभी सीए है, वो गुड़गांव में करती है, और एक पढ़ रही है, एमए कर रही है बीएचयू से कथक में। तो चारों बेटियां कुछ ना कुछ मदद करती हैं, कोई 2 बच्चों का करती हैं, कोई 1 बच्चे का करती है। तो फाइनेंशियली वो लोग करती रहती हैं, और हमारे मित्रगण भी हैं, वो भी करते रहते हैं, और जो भी हैं वो कोशिश